नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके कमोडिटी बाजार की खबरों से आपको रूबरू कराते हैं, बल्कि बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स भी हम आपको देते हैं। साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स कमोडिटी बाजार से जुड़े आपके सवालों के जवाब भी दे देते हैं। गोल्ड, सिल्वर हो, एग्री कमोडिटी हो या फिर बेस मेटल्स, तमाम कमोडिटी के सवालों के जवाब आपको यहां पर दिए जाएंगे। और आज हमारे साथ दो मेहमान हैं। नवनीत दमानी है मोतीलाल ओसवाल से, और भूपेश शर्मा है, टेक्निकल एक्सपर्ट है बीकानेर से। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। चलिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर की। हालांकि आज यहां पर दायरे में कारोबार हो रहा है, लेकिन किस तरह का रुख यहां पर पूरे दिन के दौरान देखने को मिल सकता है, शाम के सत्र में किस तरह के चाल की उम्मीद कर सकते हैं भूपेश जी आज गोल्ड और सिल्वर में? जी नमस्कार सर। अगर गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो ओवरऑल ट्रेंड अभी भी इसका एक साइडवेज जोन में बना हुआ है, परंतु फिर भी इसमें ऐसे कहूंगा कि 54,590 के नीचे गोल्ड में आज शाम के सत्र में बिकवाली करके व्यापार करना चाहिए, जिसमें हमें नीचे में 54,390 और 54,230 के भाव शाम के सत्र में आते हुए दिखेंगे। वहीं सिल्वर की बात करी जाए तो 68,900 के नीचे सिल्वर में बिकवाली करके काम करना चाहिए। यहाँ पर नीचे में 68,300 से 68,100 तक के भाव आज या कल तक में देखे जा सकते हैं। कुछ सवाल भी है गोल्ड और सिल्वर से जुड़े हुए, वो भी सवाल लेते चलते हैं। स्वप्निल है संभाजी नगर से। चांदी क्या नीचे की तरफ 55,000 रुपए तक आएगी और निचले स्तरों पर कहां खरीदना चाहिए? क्या लग रहा है, 55,000 तो काफी नीचे का लेवल ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या हो सकता है टाइपो एरर हो, ये 65 जानना चाह रहे हो? क्या लग रहा है नवनीत जी, किस तरह के लेवल आप नीचे की तरफ देख रहे हैं चांदी में? वेल विश्वभोज जी, मुझे लगता है टाइपो एरर हो तो बेहतर है। अगर ये लेवल फिर आ गए 55,000 के तो थोड़ा सा निराशाजनक रहेंगे निवेशक, क्योंकि हमने बहुत बड़ा कंसोलिडेशन 2022 में देखा है, जहां पे प्राइसेस 70,000 से करेक्ट होते हुए 54,000 तक आए, और लास्ट में फाइनली क्लोजिंग राहत वाली क्लोजिंग आ रही है, जहाँ पे प्राइसेस अगेन 70,000 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में करेक्शन जरूर ड्यू है। लास्ट वीक भी आपके शो के माध्यम से मैंने कहा था कि छोटा मोटा करेक्शन आ सकता है प्राइसेस में, और 66,500 66,200 ये लेवल के आसपास मुझे लगता है थोड़ा कंफर्ट बिल्डअप हो जाएगा फिर से बाय करने के लिए। बट 55,000 तक के स्तर अभी फिलहाल विजिबल नहीं है, और ना कोई ऐसा फंडामेंटल डेवलपमेंट या कोई टेक्निकल पैरामीटर इंडिकेट करें, तो मैं वो चीज तो अभी फिलहाल के लिए रूल आउट करना चाहूंगा। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी जरूर रहेगी, बट यहाँ से करीब करीब 1,000 से 2,000 पॉइंट के आसपास का करेक्शन अभी भी चांदी में आ सकता आने वाले दिनों पर जी, चांदी पर एक और सवाल था। राज हैं राजस्थान से, ये जानना चाह रहे हैं नवनीत जी कि 65,500 से 66,000 तक काफी सारे एक्सपर्ट सिटी नाउ स्वदेश पर बोलकर गए हैं कि ये ऐसे स्तर है जहां पर आपको एंट्री करनी चाहिए। नवनीत जी, आपको लग रहा है ये लेवल आपको दिखेगा, और कब तक दिख सकता है जहां पर वो एंट्री कर सके? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि 66,200 500 ये लेवल के आसपास तो बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट बनेगा, और रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल रहेगा आपको लॉन्ग करने के लिए। और जब तक 70,400 का स्तर कन्विंसिंगली टूट नहीं जाता, मेरे हिसाब से सेल ऑन रैली मोड में है सिल्वर, तो यहाँ से 2-2,500 पॉइंट की मंदी जैसे मैंने बताया, वहां से मुझे आने वाले दिनों में दिखती है। सॉरी, गोल्ड में भी थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस रह सकता है, बट फिलहाल जिस तरह से चांदी ने आउट परफॉर्म किया गोल्ड को, उसी तरह नीचे के साइड पर भी चांदी थोड़ा सा आउट परफॉर्म करेगी और ज्यादा करेक्ट करेगी विज़ गोल्ड। तो यहाँ से अगर आप पूछेंगे कि ईटी नाउ के माध्यम से, शो के माध्यम से 65,000 66,000 के बीच में एक अच्छा एंट्री पॉइंट लोगों को फिर से मिल सकता है। अगले दर्शक है दिग्विजय सोनी है, चांदी पर ही सवाल है। भूपेश जी, चांदी में आगे तेजी या मंदी, क्या सलाह है इनके लिए? जैसा कि अभी हमारे सहयोगी ने बताया कि चांदी में कोई बहुत बड़ी मंदी की गुंजाइश नहीं है। अगर नीचे की बात करें तो मुझे भी 65,500 से लेके 66,600 में एक छोटी सी रेंज बनी हुई है, वहां तक आते हुए समझ आती है। परंतु अगर बड़ी मंदी की बात करी जाए तो अभी टेक्निकल चार्ट पर इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा मुझे कि जहां से कि चांदी में कोई बड़ी मंदी दिखे। और ऊपर की बात करेंगे तो इंटरनेशनल बाजारों में 24.30 के डॉलर टर्म्स में कॉमेक्स पर अगर भाव ऊपर इसके ऊपर ट्रेड करते हैं 2 से 3 दिन, तो मुझे एक बड़ी तेजी चांदी के भाव में इन भाव से भी समझ आती है। चलिए, अब अगले दर्शक है अनुज गुप्ता है झांसी से। गोल्ड में इंट्राडे में क्या करना चाहिए? नवनीत जी, इंट्राडे के लिए गोल्ड पर क्या राय है आपकी? अरे इंट्राडे मुझे आज विस्मल जी, कॉमेक्स मार्केट बंद है, और जो हम हलचल देख रहे हैं वो लार्जली स्पेकुलेटिव इंटरेस्ट है, क्योंकि रुपये में भी हमने थोड़ा सा अप्रिसिएशन बायस देखा है। मुझे लगता है कि आज के सेशन में थोड़ी सी बाय एंड डिप की स्ट्रेटेजी हो सकती है, और यहाँ से करीब 100 सवा 100 रुपए की नरमी आएगी तो बाय करने की स्ट्रेटेजी
54,500 के आसपास बाय करिए, 54,350 का स्टॉप लगेगा एंड 54,700 800 के आसपास के आपको टारगेट देखने मिल सकते यानी इंटरनेशनल मार्केट बंद है तो उस तरह के ट्रिगर नहीं है बाजार में, इस वजह से अब एक रेंज में ही रहेगा। जो रेंज का नवनी जी जिक्र कर रहे थे उसका आपको ध्यान रखना है। इसके बंसल हैं ग्वालियर से, एल्युमिनियम में जनवरी वायदा में क्या करना चाहिए? भूपेश जी क्या सलाह है एल्युमिनियम पर? एल्युमिनियम के बाजार को देखा जाए तो एल्युमिनियम का बाजार जो जितने भी बेस मेटल्स के बाजार है उसमें सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मिंग बाजार है। तो यहाँ पर अभी लेवली में तो अभी ट्रेंड तो इसका नेगेटिव बरकरार बना हुआ है और 210 तक 210 के भाव जब तक क्रॉस नहीं होते ऊपर में इसमें लेवली से दूरी रखनी चाहिए। 210 के ऊपर मार्केट निकलता है तब इसमें लेवली की सलाह रहेगी, जिसमें 208 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में 214 216 के टारगेट संभावित रहेंगे। मयंक गुप्ता हैं यूपी से, कॉपर और जिंक में क्या ट्रेड लेना चाहिए? नवनी जी कॉपर और जिंक पर क्या सलाह है मयंक के लिए? सुमन जी, मुझे लगता है कॉपर में तो आज ऑलरेडी 20 रुपए के ऊपर बढ़त हम देख चुके हैं, जबकि कॉमेक्स एज वेल एज एलएमई मार्केट दोनों ही बंद है। इनफैक्ट एलएमई मार्केट तो कल के सत्र में भी बंद है, तो मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा स्पेकुलेटिव एक्टिविटी देखने मिल रही है। थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, बिकॉज मार्केट अगर जब कूल ऑफ होगा तो आपको 10-12 रुपए का ऐसा निचला झटका भी मिल सकता है, तो स्टे अवे फ्रॉम कॉपर, यही स्ट्रेटेजी रहेगी। जिंक के लिए मुझे लगता है कि जिंक में बाय की रणनीति बनाई जा सकती है और थोड़ा सा पॉजिटिव बाय देखने मिल रहा है। लास्ट 2-4 दिनों से इन्वेंट्री का भी जो रुझान रहा है एलएमई और शंघाई पे, वो बहुत शार्पली इम्पैक्ट किया मार्केट को। मुझे लगता है 266 के आसपास आप डोमेस्टिक लेवल पे बाय करिए, 264 का स्टॉप लगे, 271 के टारगेट आपको जिंक पे देखने मिल सकते हैं। अगले दर्शक है आरती हैं लखनऊ से, क्रूड और नेचुरल गैस पर इनको राय चाहिए। नवनीत जी क्रूड और नेचुरल गैस पर क्या सलाह है? क्रूड में बायस थोड़ा सा आज मुझे लगता है कि पॉजिटिव साइड पर है और निचले लेवल पर बाइंग जरूर बनती है, और जब तक 6450 के स्तर नहीं टूटता है क्रूड का सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा और आपको 6700 तक के भी टारगेट देखने मिलेंगे। सही एंट्री पॉइंट 6570 6550 के आसपास रहेगा और 6700 के टारगेट के लिए बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी रहेगी। ओके, और नेचुरल गैस पर क्या सलाह है सर नवनीत जी? नेचुरल गैस में विश्वनाथ जी, मुझे लगता है कि एक कंसोलिडेशन का रुख चालू है और करंट कॉन्ट्रैक्ट की तो एक्सपायरी आ गई, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा डिस्काउंट में चल रहा है। 415 के आसपास आप बाय करिए, वो सही रहेगा। 405 का स्टॉप लॉस है, 435 के ऊपर के टारगेट दिखने मिलेंगे। स्क्रीन पे जो भाव दिख रहे हैं वो करंट कॉन्ट्रैक्ट के नहीं है, तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में आपको एंट्री का मौका जरूर मिल सकता है निचले लेवल। ओके भूपेश जी, अगले दर्शक है कृष्ण हैं दिल्ली से, कॉपर में क्या करें? अच्छी तेजी आ चुकी है, क्या सलाह है आप कॉपर में यहाँ से? बहुत शानदार तेजी देखी गई है पिछले 2 सत्र में कॉपर में, और आज सुबह भी कॉपर का मार्केट में बहुत ही शानदार वाली तेजी आई है। मुझे लगता है कि कॉपर में अभी मंदी का कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए। नीचे में जहां भी कॉपर 715 से 714 के बीच में मिलता है या 712 के बीच में मिलता है, वहां बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी इसमें रेगुलर रहेगी और इसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 708 का रहेगा। भूपेश जी एक और सवाल कॉपर पर ही है, इनका नाम आर्यू पटेल है अहमदाबाद से। कॉपर इन्होंने 720 रुपए में सेल किया है, कब तक इसमें इस पोजीशन के साथ बने रह सकते हैं भूपेश जी? बिल्कुल, अगले 3 दिन तक ये इस पोजीशन में बने रह सकते हैं। इनका भाव भी आ जाएगा और दूसरी बात करें तो इनको प्रॉफिट भी मिलने की संभावना रहेगी। अगले दर्शक है करण नागपाल है हनुमानगढ़ से, ग्वार पर राय चाहिए। ग्वार में आज अच्छी तेजी ग्वारगम में दिख रही है, क्या लग रहा है ग्वार सीड और ग्वारगम में भूपेश जी यहाँ से? देखें, ग्वार सीड की बात करें तो ग्वार सीड का वायदा पिछले लगभग 10 से 15 ट्रेडिंग सेशन से ग्वार सीड नीचे में 5800 के नीचे किसी भी दिन क्लोज नहीं दिया। अगर ऊपर की बात करें तो 6150 के ऊपर का क्लोज एक भी दिन नहीं दिया। आज के दिन में अभी ये बाजार पिछले कई दिनों से एक जोन में ट्रेड कर रहा है। आइदर साइड के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने पर ही इसमें बड़ी एक चाल देखने को मिलेगी, अन्यथा ये बाजार अभी आने वाले दिनों में 5800 से लेके 6150 के भाव में के बीच में ट्रेड करता रहेगा। ओके, गुजरात से अगले दर्शक है वनश कांता नाम है इनका, हालांकि नाम क्लियरली इन्होंने लिखा नहीं है। सिल्वर मिनी के 20 लॉट खरीदना है इनको, किस भाव पे खरीदना चाहिए नवनीत जी इनको, अगर सिल्वर मिनी अगर हेवी बाइंग करनी है इनको तो? जैसे शो के स्टार्ट में हमने डिस्कस किया, मुझे लगता है कि 1800 से 2000 पॉइंट तक की नरमी यहाँ से आपको
सिल्वर में देखने मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से 66,500 के आसपास आप एक्यूमुलेट स्टार्ट कर सकते हैं अप टू 66,000, और वो एक सही एंट्री पॉइंट रहेगा रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। आने वाले कुछ दिनों में आपको 70,000 और 74,000 तक के स्तर देखने मिल सकते हैं, तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी अपनाइए। ओके, अगले दर्शक है विवेक कुमार है बरेली से। इनका सवाल है नेचुरल गैस पे 485 रुपए पे इन्होंने 2 लॉट खरीदा है, क्या करना चाहिए भूपेश जी नेचुरल गैस में? देखिए, नेचुरल गैस के एक बार मुझे लगता है कि बॉटम बन गए 405 से लेके 400 तक का जो भाव बना है कल या परसों में शुक्रवार के सेशन में, मुझे नहीं लगता क्या वो भाव टूटेंगे, परंतु मार्केट के ऊपर जाने की भी संभावना बहुत अधिक नहीं है। 455 से लेके 404 रुपए तक के भाव की रेंज में नेचुरल गैस का बाजार आने वाले दिनों के लिए ट्रेडिंग करता हुआ दिखेगा। परंतु लंबी दूरी की बात करें तो हो सकता है कि 1 महीने में इनके भाव देखने को मिले 485। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ रबी सीजन की बुआई को लेकर ग्राउंड पर क्या स्थिति है, किस तरह से चीजें पैन आउट हो रही है और क्या भाव कीमतों पर असर इसका हो सकता है। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए राहुल चौहान है हमारे साथ, डायरेक्टर है आईग्रेन के। सर स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले सर आपसे मेरा सवाल होगा, जिस तरह के बुआई के नंबर खास करके गेहूं के आ रहे हैं, क्या उम्मीद करें इस बार रिकॉर्ड उत्पादन की उम्मीद कर सकते हैं? और जो सर्दियों को लेकर जो चिंता थी वो अब जो नए अनुमान आ रहे हैं उसके मुताबिक सर्दी भी अब तेजी से बढ़ने वाली है, तो यील्ड को लेकर भी चिंता अब नहीं करनी चाहिए? नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो बिजाई के जो आंकड़े आए हैं उसमें मतलब आंकड़ों में इतनी तेजी क्यों आई है। गेहूं के जो भाव हैं, जो एमएसपी है हमारी 2021 रुपए प्रति क्विंटल है और भाव है करीब दिल्ली में 2900 रुपए। ठीक इसी तरह मसूर की एमएसपी 6,000 रुपए है और जबकि मंडियों में 6600 रुपए करीब भाव मिल रहे हैं। सरसों में भी यही स्थिति है तथा जौ में भी यही स्थिति है। मेरा ये मानना है कि किसान जो है जब फसल काटता है और जब फसल बोता है उसी टाइम फसलों की बिजाई फसलों की जो कीमतें हैं उसको मद्देनजर रखता है। रही बात गेहूं की, गेहूं का जो बिजाई एरिया है लास्ट ईयर से 9.65 लाख हेक्टेयर सुधर कर 312 लाख हेक्टेयर के पास पहुंचा है। और उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में जो इस टाइम सर्दी चल रही है वो फसल के लिए काफी अच्छी है, परंतु इन इलाकों में एक या दो बारिश की जरूरत है फसलों को, क्योंकि राजस्थान में जो कई क्षेत्र हैं, मैदानी क्षेत्र है, उसमें बारिश जो फसल है पूरी बारिश पर निर्भर रहती है। सरसों की बिजाई जो है वो समाप्ति की ओर है और लास्ट ईयर से 7.32 लाख हेक्टेयर एरिया बढ़ा है। अगर आप परसेंटेज में देखें तो इस वर्ष सरसों की बिजाई जो है गेहूं के मुकाबले परसेंटेज में दोहरा रहा हूं वो अधिक हुई है। और ये जो मौसम है ये सरसों के लिए अच्छा नहीं है। जितनी ठंड पड़ेगी उतना दाना जो है कमजोर पड़ता है। फिलहाल फसल के बारे में कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगा क्योंकि फसल आने में भी लंबा समय शेष है। लास्ट ईयर में आप ये देखिए चना जो था उस राहुल जी जो है चने की जो नई एमएसपी है हमारी। ओके, कुल मिलाकर राहुल जी का कहना है कि अभी उत्पादन को लेकर कुछ भी कहना सही नहीं होगा क्योंकि अभी बहुत इनिशियल स्टेज है। कुछ फसलों की तो अभी बुआई हो रही है, हालांकि उन्होंने कहा कि सरसों की बुआई लगभग करीब करीब पूरी हो चुकी है। लेकिन एक अहम डेटा ये है कि गेहूं और सरसों का एरिया पिछले साल जितनी बुआई हुई थी उसको सरपास कर चुका है कुल बुआई। हालांकि अभी भी बुआई अभी चली रही है गेहूं की। सर गेहूं को उत्पादन को लेकर आपने अभी तक कुछ आंकड़े नहीं दिए, क्या लग रहा है किस तरह के उत्पादन की उम्मीद करनी चाहिए गेहूं को लेकर, मैं पूछ रहा था। राहुल जी शायद नेटवर्क पे कुछ इशू है। शुक्रिया सर, आपने वो डिटेल्स दिया। एक चीजें यहां पर साफ हो गई है कि बुआई इस बार काफी अच्छा है और मौसम भी अब तक साथ दे रहा है। हालांकि सरसों के लिए बहुत सर्दी बहुत फायदेमंद नहीं होती है, लेकिन गेहूं के लिए फायदेमंद है। और अब इंतजार है कि एक दो बारिश अगर हो जाए तो यहाँ पर उत्पादन भी बेहतर हो सकते हैं। चना हो, सरसों हो, गेहूं हो, सभी की बुआई इस बार अच्छी है। और चना खास करके गेहूं और सरसों की बुआई पिछले साल से काफी ज्यादा है। गेहूं की बुआई पिछले साल से अब तक 10% से भी ज्यादा हो चुकी है और सरसों की बुआई पिछले साल से 7.5% तक ज्यादा है। तो एक अच्छी खबर है बुआई के फ्रंट पर। चलिए वापस से हम
बात कर रहे थे कॉलर्स की और कुछ सवाल जवाब ले रहे थे। अब जीरे की बात कर लेते, क्योंकि जीरे में जिस तरह की तेजी हमने पिछले हफ्ते देखी थी, महीने भर में 20% तक जीरे के दाम बढ़ चुके हैं। हालांकि आज के सत्र में हमने बिकवाली देखी, लेकिन निचले स्तरों से खरीदारी भी लौटी, यानी हर गिरावट पर यहाँ पे खरीदारी दिख रही है। भूपेश जी, क्या हो रहा है जीरे में? क्या अभी भी गिरावट पे खरीदारी का मौका है? 30,000 के नीचे आने पे खरीदना चाहिए जीरे को? जी बिल्कुल सर, जीरे में अभी भी लेवली का जो दौर है वो जारी है, और मुझे उम्मीद है कि जीरा जब तक 29,500 के नीचे नहीं जाता जनवरी कॉन्ट्रैक्ट, तब तक इसमें तेजी लगातार बरकरार रहेगी। और आपके शो पे हमने जीरे में लगातार 25,700 के ऊपर लगातार लेवली की सलाह दी किसानों को और व्यापारी बंधुओं को, जिसमें कि ऊपर के टारगेट 28,500 से 30,300 तक के दिए गए थे। वो सभी टारगेट अचीव हुए। ओके, चलिए अब रुक करते हैं कॉटन का, क्योंकि कॉटन वायदा का इंतजार तो बहुत लंबा हो गया है। एमसीएक्स तक से अभी तक कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। हालांकि सीपीआई की तरफ से लगातार कोशिश हो रही है और सेबी से भी अपील की गई है कि जल्द से जल्द इस वायदा को लाया जाए। हमारे साथ बात करने के लिए अरुण शेखसरिया साहब हैं, एमडी हैं डीडी कॉटन के। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले सर, जिस तरह से भाव में नरमी आ रही है, आपने भेजा भी था कि भाव जो 1.1 लाख कैंडी की रिकॉर्ड ऊंचाई से करीब 45% दाम नीचे आ चुके हैं। क्या यहाँ से और आपको नरमी कीमतों में दिख रही है क्या कॉटन के कीमतों में? देखिए जी, मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ कि भी कॉटन की जो प्राइजेस है ये और कोई फंडामेंटल्स नहीं है, खाली डिमांड के हिसाब से नीचे आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, अभी ये जो चाइना के अंदर जो कोविड का जो मसला चालू हुआ है, इतनी बड़ी पब्लिसिटी हो रही है कोविड के बारे में। इंडियन गवर्नमेंट इज ऑल्सो वेरी एजाइल एंड वेरी एक्टिव इन टेकिंग प्रिकॉशंस, तो उससे थोड़ी घबराहट ज्यादा हो गई है अपना फार्मर्स के लेवल पे और जिनर्स के लेवल पे भी, और कोई भी अभी माल रखना नहीं चाहता है। तो आप देखेंगे कि लास्ट 4 दिन में, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, 4 दिन के अंदर नहीं कम 10% दाम गिर गया है। और आपके कपास के दाम भी फार्मर्स के जो 1900 रुपया चल रहे थे, वो अभी हो गया है 1550 से 1600 रुपया। तो ये सब देखते हुए बाजार के अंदर और कितना बाजार नीचे जा सकता है वो कहना मुश्किल है, बट एक लेवल ऐसे आ गए अभी फिलहाल जिससे एक्सपोर्ट की भी वायबिलिटी आ गई है और मिलों को भी इंटरेस्ट आ गया है कि भी कवरिंग करने के लिए एट द करंट प्राइसेस। मिलों की बाइंग अभी किस तरह की? अगर इतनी नरमी आई है तो मिलों की बाइंग तो अच्छी हो रही होगी। तो मिलों की बाइंग डिमांड के ऊपर रहेगी ना। अगर डिमांड ही नहीं है मिलों के पास तो उन लोग भी एक हद तक रुई ले सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा रिस्क लेंगे, 1 महीने की रुई ले लेंगे, 2 महीने की ले लेंगे, बट बाकी की लंबी परचेस कर नहीं सकते। और नहीं कोई सेलर है, बिकॉज अभी एक वायदा है नहीं मार्केट के अंदर, और वायदा नहीं होने के कारण सब फिजिकल स्पॉट ट्रेड पे आ जाएंगे, फिजिकल कॉटन पे आ जाएंगे। तो इतना कैपिटल भी होना चाहिए, इतनी रिस्क लेने की एपेटाइट भी होनी चाहिए, वो किसमें है नहीं फिलहाल। सर, ये वायदा में देरी क्यों हो रही है? कुछ क्या मार्केट सोर्सेस क्या बता रहे हैं सर? सर, योर गेस इज एज गुड एज माय गेस, बिकॉज ये जो ये वायदा का जो हुआ है, ये मसला एक अलग ही चैप्टर है। सो मैं तो ज्यादा इसमें कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, बट काफी सब होल्डर्स को इस पे से असर पड़ा है इससे। मतलब ये वायदा नहीं होने से सब स्पॉट प्राइस पे आएगी तो फ्यूचर बिजनेस होना मुश्किल हो जाएगा। सर, आप एसोसिएशन को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे में आपको कुछ तो कहना होगा कि क्यों नहीं वायदा आ रहा है, और आप लोगों ने क्या अपनी बात रखी होगी जरूर सर। सर, एज फार सीआई कंसर्न, सीआई ने अपना वर्जन रख दिया टैग को, एंड टैग एंड टेक्सटाइल कमिश्नर ऑफिस एंड ऑल दी अदर बॉडीज। अभी जो चेयरमैन साहब है, जो सिटी के चेयरमैन है, वो अभी इसके टैग ये कमेटी के चेयरमैन है पीएसी के। तो अभी उन लोग को मतलब सब सीआई ने पूरा अपना काम जो करना था वो पूरा कर दिया है। तो बाकी अभी सेबी के ऊपर है और एमसीएक्स के ऊपर अभी हाउ फास्ट दे आर एबल टू कन्विंस सेबी टू अनाउंस दी परमिशन, बिकॉज अभी और किसके हाथ में, सेबी और एमसीएक्स के बीच में ही है। ओके सर, अब जाते जाते आखिरी सवाल अराइवल्स को लेके। हालांकि आपने अराइवल्स के कुछ डेटा भेजे थे कि अभी अक्टूबर से दिसंबर के बीच में 85 से 90 लाख 85 लाख गांठ के आसपास की आवक की उम्मीद है 3 महीने तक। हालांकि दिसंबर भी अब खत्म ही हो रहा है। क्या जनवरी के महीने में आवक में तेजी से बढ़ोतरी की उम्मीद करें? देखिए, अगर टोटली मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा, कोविड के ऊपर डिपेंड करेगा कैसे क्या रुख लेता है कोविड। अगर कोविड का रुख खराब होता है तो अराइवल आज ज्यादा बढ़ेगी। अगर कोविड का रुख खराब चला तो मेरे हिसाब से महीने की अराइवल लगभग 1.25 लाख गांठ महीने की होने की संभावना है। कॉटन केक पे सर जाते जाते बता दीजिए, कॉटन केक ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है?
सर अपनी कॉटन के ट्रेडर्स के लिए मेरी सलाह तो एक ही है कि ज्यादा शॉर्ट भी मत करिए, ज्यादा लॉन्ग भी मत करिए, क्योंकि काफी माल आना बाकी है। फिलहाल जब तक क्लैरिटी नहीं है बाजार के अंदर, स्टे साइडवेज, जितना माल चाहिए उतना लो, जितना माल चाहिए उतना। ओके ओके, देयर इज नो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ना, तो मैं क्या करूंगा, नेकेड पोजीशन तो ले नहीं सकता हूँ। सर राकेश सिंघल एक हाजिर के कारोबारी है, इन्होंने सवाल भेजा है आपसे पूछने के लिए कि कॉटन में जनवरी में तेजी या मंदी रहेगी। देखिए मैं तेजी मंदी का, दिस इज नॉट माय बिजनेस, बट मैं एक बात कह सकता हूँ कि बाजार काफी नीचे आ गया है, तो अभी एमएसपी होने की संभावना 3-4 हजार रुपया और टूटेगा तो एमएसपी आ जाएगी। सो मैं तो यही कहूंगा कि भाई आप जब बेचने जाते हो तो आपको सबसे ऊंचा भाव नहीं मिलेगा, और आप लेने जाते हो तो सबसे नीचा भाव नहीं मिलेगा। तो ये प्राइस जो है इसके अंदर भी नहीं रही है, ज्यादा लॉन्ग भी मत रही है, वो सीजन बहुत लंबा होने वाला है। तो मैं तो उनको ये राय दूंगा कि भाई स्टे साइडवेज, अभी फिलहाल जब तक क्लैरिटी नहीं हो बाजार में, जरा एक बार थोड़ा वेट एंड वॉच रखिए। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया, शेख सरिया साहब आपने, और बताया कि मार्केट की ग्राउंड की क्या स्थिति है, किस तरह से चीज़ें बदल रही हैं, किस तरह की अराइवल्स है, किस तरह की डिमांड है, पूरी कंप्लीट सिनेरियो बताने के लिए। चलिए वापस लौटते हैं, अब दर्शकों का सवाल फिर वापस से ले लेते हैं। हमारे साथ अगले दर्शक है मोहम्मद फरहान है, रामपुर यूपी से। मेंथा ऑयल पे इनका सवाल था कि मेंथा में क्या करना चाहिए। भूपेश जी क्या करना चाहिए मेंथा में यहाँ पर? सर मेंथा की बात करें तो जनवरी कॉन्ट्रैक्ट का मेंथा ऊपर भाव 1040 से अभी लौट कर 996 पर ट्रेड कर रहा है। मैं ऐसे कहूंगा कि मेंथा में अभी ट्रेंड शॉर्ट टर्म का ट्रेंड नेगेटिव है, परंतु फिर भी 980 के नीचे जाता हुआ मुझे मेंथा समझ नहीं आता। 980 के पास आता है तो मेंथा में लेवल ही करनी चाहिए, स्टॉप लॉस 965 का मेंटेन रखना चाहिए, और ऊपर में 1015 और 1025 के टारगेट रखने चाहिए। नवनीत जी अगले दर्शक है आर्यू पटेल, इनका सवाल इन्होंने वापस से क्लैरिफाई किया है। इनका सवाल है कि 720 रुपए में दिसंबर कॉपर इन्होंने शॉर्ट कर रखा है, भाव 742 रुपए कुछ पैसे हैं फिलहाल करंट भाव। क्या इनको रुकना चाहिए? एक्सपायरी बेहद करीब है, क्या सलाह है नवनीत जी इनके लिए? शायद उनकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। भूपेश जी यही सवाल आपसे होगा, 720 रुपए की सेल पोजीशन है इनके पास, 742 रुपए है अभी भाव, क्या करें? दिसंबर का वायदा है जी, दिसंबर का वायदा वैसे 25 तारीख के बाद 26 तारीख के बाद एक्चुअल में एप्लीकेबल नहीं होता एक्सचेंज पर ट्रेड करना, परंतु फिर भी अगर रखा हुआ है तो ऐसे बोलूंगा इनको एग्जिट करना चाहिए, या कल अगर इन्होंने पूरे पैसे पूरा डिपॉजिट करवाया हुआ है एक्सचेंज में तो इन्हें कल शाम तक इंतजार करना चाहिए, जिससे कि भाव 730 के नीचे कहीं भी आते हैं तो ये एग्जिट कर सकते हैं अपने वायदे। चलिए अगले दर्शक है राजेश हैं फरीदाबाद से, क्रूड में ऑप्शंस की रणनीति जानना चाह रहे हैं। नवनीत जी आपके पास है क्या क्रूड ऑप्शंस में कोई ट्रेड? विश्वमोहन जी, जैसे हमने शुरुआत में बताया था कि 6,600 6,700 तक की तेजी हमको क्रूड ऑयल प्राइसेस में दिख रही है, तो मैं ऑप्शन स्ट्रेटेजीज में 6,600 का कॉल बाय करने की रणनीति रखता हूँ। 310 के आसपास बाय किया जाए, 260 का आप स्टॉप लगाए, 390 और 410 तक के टारगेट आपको 1-2 दिनों में देखने मिल सकते। ओके, चलिए अब यहीं पे समेटने का वक्त आ गया है। शुक्रिया भूपेश जी आपका, नवनीत जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, और साथ ही जो हमारे ग्राउंड के एक्सपर्ट थे कॉटन पर और पूरी रबी सोइंग की सीजन की पूरी रिपोर्ट लाने के लिए आप सभी का, राहुल जी और शेख सरिया साहब, आप सभी का शुक्रिया। तो